हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में। आज हम 4 मई के करंट अफेयर को लेकर आए हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। आप अपने खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उसको पाने के लिए जी जान से मेहनत करिए। आप अगर बहाने खोजते हैं कि आपको कोई दुखी कर रहा है या आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग आपके पीछे पीछे भागें। आप लोगों के पीछे मत भागो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि प्रश्न अभ्यास के रूप में एक प्रश्न कल हम आप लोग के लिए छोड़कर गए थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 2020 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इस साल के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के लिए नीदरलैंड मेजबान देश था। यूनेस्को और नीदरलैंड ने हेग में वर्ल्ड फोरम पर 22 से 24 अप्रैल तक सम्मेलन के आयोजन की योजना बनाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है। हाल ही में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है। इसका नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है। इसे नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला लेसर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने गुरुग्राम स्थित न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि इस टावर को हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज में तेजी से और केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए विकसित किया गया है। यूवी ब्लास्टर का उपयोग ऑफिसों, लैब्स इत्यादि में रखे गए कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रासायनिक विधि के जरिए डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री और ऑफिस जैसी लोगों की अधिक आवाजाही वाली जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। सही जवाब है ए। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश सीरीज के अंतर्गत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वें वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार सीरीज का मकसद भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उसे बढ़ावा देना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अलवर से महाराज का हंटिंग रिजर्व क्षेत्र रह चुकी सरिस्का घाटी में भांति भांति की वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, सांबर, चीतल जैसे जानवर मिलते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, क्योंकि यह जगह भारतीय मोर, सर्पचील, सैंड ग्राउंज, गोल्डन बैक वुडपीकर इत्यादि का आश्रय स्थल है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आइडियाथॉन का आयोजन किया गया? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। हाल ही में आइडियाथॉन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आइडियाथॉन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान ने किया। इस आइडियाथॉन का आयोजन नदी प्रबंधन का भविष्य यानी द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर आधारित था। कोविड-19 महामारी से जहां एक तरफ दुनिया भर में तमाम चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन जैसी स्थिति से
प्रकृति पर्यावरण में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। नदियां साफ होने लगी हैं। गंगा और यमुना के पानी की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है। एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में जानी जाने वाली गंगा डॉल्फिन गंगा और उसकी सहायक नदियों के कई हिस्सों में देखी जा रही है। प्रश्न 4, हाल ही में किस राज्य ने शहरी इलाकों के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना नामक एक रोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना रोजगार शुरू किया है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों के लिए एक रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रश्न 5, किस मंत्रालय ने प्रूफ बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किया है? तो संस्कृत मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है। संस्कृत मंत्रालय ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किया है। बीते दिनों केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किया। इसका आयोजन महान आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया गया। आपको बता दें कि प्रोफेसर लाल का जन्म 2 मई 1921 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। प्रोफेसर लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 से 1972 तक वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के महानिदेशक भी रहे। साथ ही उन्होंने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी काम किया। प्रश्न नंबर 6, 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले किस व्यक्ति को डंका साह के नाम से जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त शाह काफ़ी उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में वे अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने के साथ साथ लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करने की दिशा में गांव-गांव घूमे। वह एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक चलते थे, इसलिए उन्हें डंका शाह के नाम से बुलाया जाने लगा। 1856 में वह लखनऊ पहुंचे, तब पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया था। 1857 में उन्हें फैजाबाद के जेल में बंद कर दिया गया था। जब वह रिहा हुए तब 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया था। उन्होंने चिन्हाट के संघर्ष में भी हिस्सा लिया था, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली अंग्रेज टुकड़ी को हार का सामना करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 6, इसका सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1998 में तैयार की गई एक व्यवस्था। इस संधि की प्रमुख सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन सी सही है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें थी: अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, सहयोगी पक्ष न तो किसी को शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह चेरी एक दिन हमारे
मुंह में आकर गिरेगा। इसके 5 साल बाद यानी कि 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया था। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला थोड़ा लंबा चला था। गौरतलब है कि 1801 से ही अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। इस संधि की शर्त थी कि अवध नवाब अपनी सेना खत्म कर दें, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की जाए। प्रश्न नंबर 9, 1857 की क्रांति के संदर्भ में स्थान और क्रांति के नेतृत्वकर्ता के अनुसार कौन सा युग्म सही है? तो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व और संगठन की बेहद दरकार थी। इस दिशा में कई लोगों ने जगह जगह पर मोर्चा संभाला हुआ था। दिल्ली के बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों की बागडोर संभाली थी। कानपुर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब ने नेतृत्व को संभाला था, जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को आम जनमानस के दबाव में आकर बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा था। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार के में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। लखनऊ में लोगों ने वाजिद अली शाह के बेटे वजीर कद्र को अपना नेता चुना था। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित करने का काम किया था, जबकि छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। 1858 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुक्त लागन बंदोबस्त लागू किया गया। 3 जून 1857 में चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1858 की क्रांति से जुड़ी इस अहम घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से देख लेते हैं। 1801 में अवध में बेल्जियम द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अवध का अधिग्रहण किया गया था। तो 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, यह बिल्कुल सही है। 1801 में हटाया गया था और इसमें 1856 दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। 1856 में अवध के नवाब 1856 से 57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ। 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई। 25 सितंबर 1857 को हेवलॉक और आउटरम के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का लखनऊ रेजिडेंसी में प्रवेश। जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जबकि जुलाई 1858 में शाहमल की मृत्यु हो जाती है। अभ्यास प्रश्न में आज आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के वीडियो में कुछ गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम पहले से माफ़ी मांगते हैं। अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर पसंद आए शेयर करिएगा। बीते दिनों किसने किसान सभा नामक एक ऐप लॉन्च किया है? नाबार्ड, DRDO, FSSAI और CSIR। यह आज का हमारा प्रश्न है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, नहीं तो कल के वीडियो में हम आपको इस प्रश्न का जवाब देंगे। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।